प्यारे बच्चों, नमस्ते। उम्मीद है आप घर पर हैं और सुरक्षित होंगे। बदलकर अपना व्यवहार करना है कोरोना पर वार, इस बात को नहीं भूलेंगे। मास्क का उपयोग करना है और साबुन से हाथ बार बार धोते रहना है। आज मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में हम बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद आने वाली समस्याओं से बचने के उपाय के बारे में सीखेंगे। साथ ही नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के उपाय के बारे में भी जानेंगे। बाढ़ के दौरान अपने आसपास के उपलब्ध संसाधनों जैसे धोती, साड़ी, बांस, रस्सी आदि के उपयोग से डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचा सकते हैं तथा उनका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, इसके बारे में भी SDRF के द्वारा जानेंगे। तो बच्चों, चलिए इस एपिसोड को बहुत ध्यान से सुने और अंत तक देखें। तो आइए आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आपने कभी न कभी नौका यात्रा की होगी या लोगों को नौका यात्रा करते हुए देखा होगा। नौका यात्रा के दौरान लापरवाही करने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हमें सावधानी रखनी होती है। बाढ़ के दौरान और भी अधिक सावधान रहना होता है। आइए बच्चों, आज हम जानते हैं नौका यात्रा के दौरान हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि जिन नौकाओं पर पंजीकरण संख्या एवं यात्रियों की संख्या अंकित हो, वैसी नौका से यात्रा करना है। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि यात्रियों की अधिकतम संख्या दर्शाई गई है। इससे हम यह जान पाते हैं कि इससे अधिक संख्या में लोग नौका पर सवार नहीं हो सकते और यह सुरक्षित नौका यात्रा के लिए अति आवश्यक है। बच्चों, हमें नौकाओं पर दर्शाई जाने वाली सफ़ेद रंग की लदान क्षमता पट्टी की जानकारी होना आवश्यक है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नौका पर सफ़ेद रंग की लदान क्षमता पट्टी का निशान लगा है या नहीं। यदि यह निशान नहीं लगा है तो ऐसी नौकाओं से यात्रा कदापि नहीं करना चाहिए। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि नौका के बीचों बीच लोड लाइन लदान क्षमता पट्टी दर्शाई गई है। बच्चों, अभी हमने नौकाओं पर लदान क्षमता पट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप नौका पर बैठने वाले हों तो यह देख लें कि लदान क्षमता पट्टी पानी में डूबी तो नहीं है। यदि लदान क्षमता पट्टी पानी में डूब रही हो तो उस नौका से तुरंत उतर जाएं, क्योंकि ऐसी नौकाओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं, इन नौकाओं पर कितनी अधिक संख्या में लोग सवार हैं। ये नौकाएं ओवरलोडेड नौकाएं हैं और ऐसी नौकाओं पर कभी भी यात्रा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा सा हवा तेज हो और कुछ भी व्यवधान आने पर ऐसी नौकाओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना अत्यधिक होती है। इसलिए ऐसी नौकाओं पर कदापि यात्रा नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप तो जानते हैं पशु किसी भी समय उग्र हो सकते हैं, तो जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हैं उसमें यात्रा नहीं करना है। यह बात अपने भी जानना है, अपने भाई बहन को बताना है, अपने माता पिता को बताना है कि जिस नाव पर जानवर सवार हों उस पर यात्रा हमें कदापि नहीं करना है। बच्चों, आप देखते होंगे जब बरसात होती है तो उस समय तेज हवाएं भी चलती हैं एवं बिजली भी कड़कती है। तो ऐसी दशा में हमें नाव से यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नौका के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है और इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। बच्चों, जैसा आपने अभी देखा कि नौका यात्रा के दौरान हमें बहुत सी सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। इन सावधानियों के प्रति हमारे माता पिता एवं अभिभावक हमें अवगत कराते रहते हैं। तो इसीलिए हमें नौका यात्रा अकेले में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसी स्थिति में हमारी जान को खतरा हो सकता है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं, जब से स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आया है लोग सेल्फी लेने लगे हैं। सेल्फी लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकाओं पर सेल्फी लेना खतरनाक है। इसलिए क्योंकि नौका असंतुलित हो सकती है और जान माल का खतरा हो सकता है। इसीलिए हमें नौकाओं पर कभी भी सेल्फी नहीं लेना चाहिए। बच्चों, हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिन नावों पे जीवन रक्षा के उपकरण जैसे लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, प्राथमिक चिकित्सा पेटी हो, उन्हीं नौकाओं से यात्रा करना चाहिए। यदि नहीं है तो उन नौकाओं पर यात्रा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमें नौका यात्रा के दौरान शांति से बैठना चाहिए। यदि हम नौका पर उछल कूद करते हैं
तो नौका असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है। इसीलिए नौका यात्रा के दौरान और सुरक्षित पहुंचने के लिए हमें शांतिपूर्वक नौका पर बैठना चाहिए। बच्चों, सुरक्षित नौका यात्रा के लिए आवश्यक है कि जब भी हम नौकाओं पर चढ़ रहे हों, उतर रहे हों तो जल्दबाजी न करें और चढ़ते उतरते समय नाविक के निर्देशों का पालन करें और क्रम से नौकाओं से चढ़ें और उतरें। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि गलती और असावधानी के कारण डूबने की घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं सामान्य तौर पर पूरे वर्ष यदाकदा देखी जाती हैं, लेकिन मानसून के दौरान ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। आज बच्चों हम जानेंगे कि इन घटनाओं की रोकथाम और न होने पाए ऐसी घटनाएं, इसके लिए हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बच्चों, जैसा इन फोटोज में आप देख रहे हैं, बच्चे किस तरीके से पानी में कूद रहे हैं, ये कितना खतरनाक है। इसीलिए आप कभी भी पुल पुलिया ऊंचे टीले से पानी में कूद कर स्नान नहीं करें, ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। बच्चों, हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि नदियों, तालाबों और तेज पानी का जहां बहाव हो उससे होकर हमें नहीं जाना है। यह हमारी जान को एक खतरा हो सकता है। बच्चों, हमारी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है कि यदि हम तैरना जानते हो तभी नदियों, तालाबों, घाटों के किनारे जाएं। हमें तैरना नहीं आता है तो हम कदापि न जाएं, यह हमारे जीवन के लिए खतरा हो सकता है। बच्चों, यदि किसी घाट पे या अन्य स्थान पे आपका कोई साथी या व्यक्ति डूब रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। उस समय यदि आपके पास धोती, साड़ी, रस्सी, बांस यदि है तो उसको फेंक सकते हैं। ये फेंका हुआ सामान उस व्यक्ति की पकड़ में आता है तो वो बच सकता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, कहीं पे बांस से, कहीं पे कपड़े से लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं डूबते हुए व्यक्ति को। बच्चों, यदि हमें अच्छी तैराकी एवं बचाव के तरीकों का ज्ञान हो तो ही हमें पानी में कूदकर किसी की जान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो उस कौशल को जानने के पश्चात ही हम पानी में कूदकर किसी के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। यदि हमें उन तकनीकों का ज्ञान नहीं होता है तो हम अपनी ही जान जोखिम में डाल लेते हैं, जो कदापि नहीं करना चाहिए। बच्चों, तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल के विकास के उद्देश्य से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें विभिन्न हितभागियों जैसे SDRF, यूनिसेफ, नीनी आदि के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन राज्य स्तर पर किया जाता है। समुदाय स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से 6 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को तैराकी सिखाई जाती है, साथ में जीवन रक्षा कौशल भी सिखाया जाता है। इस कार्यक्रम में उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जो तैराकी का अल्प ज्ञान रखते हैं। उन्हें तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का उन्नत ज्ञान प्रदान किया जाता है। आशा है इस कार्यक्रम के सतत संचालन से कि आने वाले दिनों में बच्चों एवं युवाओं की जिनके पास तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का ज्ञान अधिक से अधिक होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो हमारा जो उद्देश्य है कि किस प्रकार हम डूबने की घटनाओं की रोकथाम और उनमें कमी ला सकें, उसमें कमी आएगी। नाव दुर्घटना। उद्देश्य: इस मॉड्यूल में हम नाव दुर्घटना के कारण तथा बचाव के उपाय के बारे में सीखेंगे। इसके अलावे हम नाविकों तथा प्रशासन के दायित्वों के बारे में भी जानेंगे। दुर्घटनाएं जल, थल, नभ कहीं भी घटित हो सकती हैं। कहा गया है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नाव दुर्घटना मानवजनित आपदाओं में से एक है। नाव डूबने की दुर्घटना में कई बहुमूल्य जिंदगियां एक साथ चली जाती हैं। वैसे तो नौका दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसकी आवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन दिनों नदियों के जल स्तर के साथ साथ धारा भी तीव्र होती है। ऐसी ही एक नाव दुर्घटना वर्ष 2017 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर घटित हुई थी। पटना के NIT घाट पर दियारा से लौट रही नाव डूबने से 21 लोगों की मौत हो गई। उस नाव में 60 से 70 लोग सवार थे। मौके पर SDRF की टीम पहुंचकर 10 लोगों के जान
को बचाया। हम नाव दुर्घटनाओं को भविष्य में घटित होने से रोक सकते हैं अगर हम सावधानी बरतें। प्रश्न यह उठता है कि नाव दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं। नाव दुर्घटना के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नाव पर लदान क्षमता से अधिक सवारी, सफेद पट्टी के निशान का डूब जाना, नाविक का प्रशिक्षित न होना, नाव पर जानवर ढोना, जर्जर या टूटी नाव की सवारी करना, तेज हवा, खराब मौसम, आंधी तूफान भी नाव दुर्घटना को आमंत्रित करता है। अब प्रश्न ये है कि आखिर हम सभी क्या कर सकते हैं। नाव की सवारी करने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए। जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें। जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफ़ेद पट्टी का निशान हो उसी नाव की यात्रा करनी चाहिए। नाव चलने से पहले यह देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाली सफ़ेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है। अगर डूबा है तो तुरंत उतर जाएं। किसी भी स्थिति में ओवरलोडेड नाव पर न बैठें। जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हों उस पर यात्रा न करें। छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें। जर्जर, टूटी फूटी नाव की सवारी न करें, यह जानलेवा हो सकता है। नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं और नाविक के ऊपर किसी तरह का दबाव न डालें। तेज हवा, आंधी तूफान, खराब मौसम एवं बारिश में नाव की यात्रा न करें। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें, यह खतरनाक हो सकता है। जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों उसी नाव से यात्रा करें। नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठें व उतरते चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार उतरें व चढ़ें। नाविक एवं नाव मालिकों के लिए क्या सलाह हो सकता है। नाविकों को कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। तेज हवा, आंधी तूफान, खराब मौसम एवं बारिश में नाव का संचालन नहीं करना चाहिए। जिस नाव पर 15 से 30 लोग बैठते हों उस नाव पर 2 नाविक होना अनिवार्य है तथा जिस नाव पर 30 से ऊपर बैठाने वाली नावों पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है। नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकना चाहिए। किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न करने दें। बीमार गर्भवती महिलाओं को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता देना चाहिए। जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हों उस नाव में नाविक के अलावा अन्य किसी सवारी को न बैठाएं। किसी भी तरह नाव चाहक उस पर सवारी ढोई जा रही हो अथवा जानवर या सामान सभी नाव का पंजीकरण कराना एवं उस पर लदान क्षमता का निशान लगाना आवश्यक हो। नाव पर कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री, सांप आदि नहीं ढोया जाएगा जिससे अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो। नाव से पानी निकालने उलीचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें तथा लाइफ जैकेट, बांस, हवा भरी ट्यूब इत्यादि को उचित स्थान पर रखें। रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ परिचालन करें। सूर्योदय से पहले और
शाम 5:30 बजे के बाद नाव का परिचालन न करें। प्रशासन के दायित्व। सरकार की नीति और प्रशासनिक व्यवस्था किसी दुर्घटना के होने से काफ़ी हद तक टाल सकती है। यदि प्रशासन पहले से सतर्क हो तो दुर्घटना के घटित होने से रोका जा सकता है। बिना निबंधन के कोई भी नाव, चाहे वह किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा रही हो, उसका परिचालन गैर कानूनी है। बगैर निबंधन के नाव परिचालन नहीं होने दें। नाव में ओवरलोडिंग नहीं होने दें। नाव में अलग से डीजल इंजन, मशीन बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है, इसे सुनिश्चित किया जाए। घाटों पर प्रशिक्षित तैराकों, गोताखोरों एवं नज़दीकी पुलिस थाना एवं जिला प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का फ़ोन नंबर अवश्य प्रदर्शित कराया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि नावों पर लदान क्षमता तथा सफ़ेद पट्टी का निशान हर हाल में अंकित रहे, ताकि यात्री समझ सकें कि नाव में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है। सूर्योदय से पहले और शाम 5:30 बजे के बाद नाव का परिचालन न करें। नाव संचालन के संबंध में बिहार बंगाल नौघाट अधिनियम 1885 के अधीन आदर्श नियमावली 2011 के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। नज़दीकी पुलिस थाना, गोताखोरों एवं प्रशिक्षित का नंबर घाटों पर अवश्य अंकित कराया जाए। जिंदगी अनमोल है, ओवरलोडिंग से बचें। डूबना। उद्देश्य। इस मॉड्यूल में हम डूबने से होने वाली घटनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्षा ऋतु में उफनाई नदियों में या तालाबों में स्नान करने, कपड़ा धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान किशोर किशोरियों की मृत्यु डूबने के कारण हो जाती है। कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। यह स्थिति संबंधित परिवारों के लिए त्रासद है। मानव तथा बच्चों के बहुमूल्य जिंदगियों को डूबने से बचाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। खतरनाक घाटों के किनारे बच्चों को न जाने दें और न ही आप स्वयं जाएं। बैरिकेडिंग को न ही पार करें और न ही गहरे पानी में जाएं। पर्व त्योहारों के अवसर पर घाटों को गंदा न करें। अफवाह न फैलाएं। घाटों पर आतिशबाजी न करें। आओ अब हम जानते हैं कि हमें डूबने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। डूबने से बचाव। डूबने से बचने के लिए बच्चों को नदी, तालाबों, तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोकना चाहिए। बच्चों को पूल, पुलिया, ऊंचे टीलों से पानी में स्नान करने से रोकें। नदी में उतरते समय गहराई का ध्यान रखना चाहिए। डूबते व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचाएं। यदि तैरना नहीं जानते हों तो स्वयं पानी में नहीं जाएं और सहायता के लिए शोर मचाएं। गांव, टोलों में डूबने की घटना होने पर आसपास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दुखद घटना की चर्चा अवश्य करें और भविष्य के सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें। डूबने से बचने के लिए जिला प्रशासन के भी कुछ दायित्व हैं। नदी, तालाब के खतरनाक घाटों को चिन्हित कर उसके किनारों पर बैरिकेडिंग तथा चेतावनी बोर्ड लगाया जाना चाहिए। घाटों पर तथा उसके मार्गों की नियमित साफ सफाई की जाए।
घाटों पर हेल्पलाइन नंबर का प्रदर्शन किया जाए। बदले युग की धारा आपदा प्रबंधन के द्वारा। सुरक्षा नियमों की जानकारी बिजली तूफान में आपकी जान बचा सकती है। सबसे पहले पूरी तरह से बंद इमारत या वाहन के अंदर जाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिल जैसे खुले वाहनों का उपयोग न करें। लोहे की छप्पर, खुली पार्किंग, बन रही इमारतें और ढके हुए बरामदे सुरक्षित शरण स्थान नहीं है। पेड़ के नीचे शरण न लें। यदि आप जंगल में हैं, तो सबसे छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय खोजें। अगर आश्रय तक न पहुंच पाए, तो आसपास की सबसे ऊंची वस्तु न बने। घुटनों के बीच सर रखकर दोनों एड़ियां छुए ऐसे उकड़ू कर बैठें। जमीन पर न लेटें। पानी और नावों से बाहर निकलें। पानी के खड्डों में खड़े न रहें। रबर के जूते पहने हों फिर भी। जानवरों को बाहर बंधा न छोड़ें। आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। तैयारी में ही समझदारी। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। बच्चों, आज हम डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और नदियों और तालाबों में पानी बढ़ गया है। लोग नदियों में और तालाबों में तैरने के लिए जाते हैं और डूब जाते हैं। इसके अलावा लोग बाढ़ के दौरान भी डूब जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग सामने होते हुए भी डूबते हुए व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो लोग तैराकी जानते हैं तो वो किन तरीक़ों से और किन सामानों की मदद से डूबते हुए व्यक्ति को बचाएं, और इसके अलावा जो व्यक्ति तैराकी नहीं जानते हैं वो भी किन सामानों की मदद से और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए किस तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को बचाने में मदद करें। आज SDRF के माध्यम से इन्हीं तरीक़ों का हम प्रदर्शन करेंगे। आप देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति पानी में सामने डूब रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। अभी यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों को तैरना नहीं आता है। आप देखें कि तैराकी ना जानने वाले व्यक्ति किस तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को बचाते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, उससे संपर्क ना करते हुए किस तरीके से बचाते हैं। तैराकी ना जानने वाले व्यक्ति ने बम्बू उठाया और सामने डूबते हुए व्यक्ति की तरफ बढ़ाया। उसने बम्बू को पकड़ा और उसको खींच के किनारे की तरफ ले आए। इस तरीके से तैराकी ना जानने वाले व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सुरक्षित तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को बचाने में सफल रहे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति सामने नदी में डूब रहा है और घाट पे जो लोग उपस्थित हैं उनको तैरना नहीं आता है। आप देखें किस तरीके से धोती या साड़ी की मदद से उसमें एक किनारे पर मिट्टी, पत्थर, जरीकेन या लोटा आदि बांधकर और उसकी लंबाई बढ़ाकर, गमछा आदि बांधकर उसकी लंबाई बढ़ाकर डूबते हुए व्यक्ति की तरफ फेंकने से और उसको पकड़ाने से हम उसकी मदद कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, जिन व्यक्तियों को तैरना नहीं आता है वो एक धोती में जरीकेन बांधा और एक व्यक्ति ने धोती में मिट्टी बांधा और उसने डूबते हुए व्यक्ति की तरफ फेंका। दोनों में से एक को डूबते हुए व्यक्ति ने पकड़ लिया और इस तरीके से उसको खींचकर किनारे की तरफ सुरक्षित ले आए। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुनः एक व्यक्ति डूब रहा है और उसको किस तरीके से पुनः एक बार तैराकी न जानने वाले व्यक्तियों के द्वारा कैसे उसको बचाया जाता है। एक व्यक्ति लाइफ बॉय लेकर, रस्सी में बांधा हुआ लाइफ बॉय लेकर उसकी तरफ जाता है और उसकी तरफ फेंक देता है। खुद भी कमर तक पानी से आगे नहीं जाता है वो, और इस तरीके से तैराकी ना जानते हुए सुरक्षित तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को सामान फेंक कर, तैरने वाला सामान फेंक कर उसको बचा लेता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है। अब पुनः इसको तैराकी ना जानने वाले तरीके से किस तरीके से बचाते हैं आप देखिए। कुछ लोग जो किनारे पे खड़े थे उनको तैरना नहीं आता था, उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर और इसी तरीके से वो डूबने वाले व्यक्ति के नज़दीक तक अपनी पहुंच बनाई और उसको पकड़कर सुरक्षित तरीके से किनारे पर ले आए। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने प्रदर्शन के द्वारा दिखाया कि किस तरीके से तैराकी ना जानने वाले व्यक्ति के द्वारा डूबते व्यक्ति को बचाया गया। उसमें से आपने देखा थ्रो मेथड, जिसमें कोई चीज़ रस्सी में, धोती में, साड़ी में आदि में बांध कर डूबते व्यक्ति की तरफ फेंका गया और उसको बचा लिया गया। रीच मेथड, जिसमें किनारे से एक व्यक्ति
बांस या पाइप की मदद से जो पकड़ा दिया जाता है, डूबते व्यक्ति को पकड़ा के उसको सुरक्षित तरीके से किनारे पर ले आते हैं। इसी तरीके से वेड मेथड, जिसमें कि मानव श्रृंखला बनाकर कुछ व्यक्तियों ने आपस में हाथ पकड़कर डूबते हुए व्यक्ति के पास जाकर मानव श्रृंखला बनाकर उसके नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर सुरक्षित तरीके से उसको किनारे की तरफ ले आए। अभी आप देखिए कि जो व्यक्ति तैराकी जानते हैं वो किस तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को बचाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति पानी में, गहरे पानी में डूब रहा है और उसको जो व्यक्ति तैरना जानता है किस तरीके से उसकी तरफ गया, तैरते हुए गया और उसको किस तरीके से बताता है। उसको बचाने के तरीके के विषय में देखें, वो उसने डूबते हुए व्यक्ति के पीछे गया और उसकी ठुड्डी को पकड़ के पानी के स्तर से ऊपर किया, जिससे कि उसके नाक में, मुंह में पानी ना जाए, और पीछे से उसकी ठुड्डी को पकड़ते हुए तैरते हुए किनारे की तरफ लेके आ रहा है। और अब देखिए उसको, डूबते हुए व्यक्ति को जिस तरीके से उसके पेट में पानी चला गया है, किस तरीके से अचेत हो गया है, तो वो उसको फायरमैन के तरीके से कंधे पर लेकर आ रहा है, जिससे कि बाहर लाके उसको पेट में गए हुए पानी को निकालने की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप पुनः देखिए, सामने एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब रहा है। अब इसको किस तरीके से तैराकी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा बचाया जाता है। जिसको तैराकी आता है वो व्यक्ति पानी की तरफ गया, उसने पानी में छलांग लगाई और डूबते व्यक्ति की तरफ बढ़ा, और डूबते व्यक्ति के पीछे की तरफ सर जाकर, ध्यान रखा जाए कि डूबते व्यक्ति के पीछे की तरफ से जाना है, और उसको सर को पानी के स्तर से ऊपर किया, सर पकड़कर तैरते हुए किनारे की तरफ लेके आना है। ध्यान रहे, अगर आप व्यक्ति के सामने से जाएंगे तो व्यक्ति आपको जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, जिससे आपको तैरने में परेशानी होगी और आप तैरकर किनारे की तरफ नहीं आ पाएंगे और खुद के डूबने का खतरा हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति सामने गहरे पानी में डूब रहा है। अब इसको तैराकी आने वाले व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से बचाया जाता है देखें। तैराकी जानने वाला व्यक्ति जाता है और डूबने वाले व्यक्ति के 3-4 फीट पहले वो डुबकी मार के डूबने वाले व्यक्ति के पीछे की तरफ जाता है और उसको पैर पकड़ के उसको ट्विस्ट करता है, जिससे कि वो सामने से उसको पकड़ ना सके, और फिर उसके आगे चेस्ट की तरफ से क्रॉस बनाते हुए, क्रॉस पकड़ के एक हाथ से, बाएं या दाहिने हाथ से क्रॉस बनाते हुए उसको पकड़ के किनारे की तरफ लेकर आता है, तैरते हुए किनारे की तरफ लेकर आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कंधे से गले की तरफ से क्रॉस बनाया और तैराते हुए उसको किनारे की तरफ लेके आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुनः एक बच्चा गहरे पानी में डूब रहा है। अब इसको तैराकी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से बताया जाता है देखें। तैराकी जानने वाला व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ता है और डूबते हुए बच्चे के 3 फीट पहले से ही पानी में डुबकी लगा के उसके पीछे पहुंचता है और उसके पैर को पकड़कर उसको दूसरी तरफ को घुमा देता है, जिससे कि बच्चा सामने से उसको ना पकड़ सके, और उसके बाजू को पकड़ लेता है और बाजू को पकड़ के खुद तैरते हुए किनारे की तरफ लेकर आ रहा है, जिससे कि बच्चा सामने से उसको पकड़ ना सके, जकड़ ना सके और उसको तैरने में बाधा ना पहुंचा सके। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में प्रतिवर्ष जून, जुलाई व अगस्त के महीने में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। फिर चाहे वो अत्यधिक वर्षा के कारण हो या फिर पड़ोसी राज्य उड़ीसा या पड़ोसी देश नेपाल में अत्यधिक वर्षा के कारण हो, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी वर्षा होने से बिहार में बाढ़ आने के संभावना हो जाती है। अतः जिन लोगों के घर नदी के किनारे हैं, उन लोगों को घरेलू सामान से राफ्ट बनाना आना बहुत आवश्यक है। ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष चेन्नई या पटना के शहरी क्षेत्रों में आई बाढ़ के दौरान यदि लोग घरेलू राफ्ट से का इस्तेमाल करते तो उस दौरान वो घर से बाहर निकलकर सामान लेने के लिए बाज़ार जा सकते थे और अपने वापस घरों में जा सकते थे। अभी हम आपको घरेलू सामान से विभिन्न तरीके के राफ्ट बनाना बताएंगे। सबसे पहले प्लास्टिक बोतल राफ्ट। कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की खाली बोतलों को राफ्ट के रूप में बनाया जा सकता है। 1.5 लीटर की 5 से 7 बोतलों को
बेल्ट की तरह बनाकर एक वयस्क व्यक्ति आसानी से तैर सकता है। बोतलों को एक लाइन में एक दूसरे से बांधकर बेल्ट की तरह बनाया जाता है। ध्यान रहे कि बोतलों के ढक्कन को शरीर में बांधते समय ढक्कन को नीचे की तरफ रखा जाए और इस तरीके से प्लास्टिक की बोतल का राफ्ट तैयार हो जाता है। अभी आप लोग तसला राफ्ट बनाने का तरीका देखें। 2 मध्यम या बड़े आकार के तसले का मुंह प्लास्टिक शीट से अच्छी तरीके से ढक दिया जाता है और 2 छोटे बम्बू की सहायता से दोनों को आपस में बांध दिया जाता है। ऐसा करने पर तसला राफ्ट तैयार हो जाता है और एक वयस्क व्यक्ति आसानी से इसमें तैरकर सुरक्षित तरीके से सुरक्षित स्थान पर जा सकता है। अभी आप लोग नारियल राफ्ट बनाने का तरीका देखें। 4 से 6 सूखे नारियलों को आपस में एक लाइन में मजबूत डोरी से बांधने पर एक वयस्क व्यक्ति के लिए नारियल राफ्ट तैयार किया जा सकता है। ध्यान रहे कि नारियल के खोखले भाग में छेद न किया जाए और नारियल को बेल्ट की तरह बांधकर आप एक राफ्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नारियल के सूखे हिस्से में छेद किया गया है। अभी आप देखें जरीकेन राफ्ट। प्लास्टिक के खाली डिब्बे या जरीकेन का मुंह अच्छी तरीके से बंद करके उनको आपस में बम्बू की सहायता से बांधकर राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक जरीकेन को राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम 2 जरीकेन को इस्तेमाल करते हैं तो एक वयस्क व्यक्ति आसानी से उस पर तैरकर सुरक्षित जा सकता है। जैसे जैसे हम जरीकेन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो उसमें 2 से 3 व्यक्ति आसानी से उसको पकड़कर सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने 5 जरीकेन का राफ्ट बनाया हुआ है। इसमें 2 व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। इसी तरह कुछ बम्बू को आपस में मजबूत रस्सी से बांधकर बम्बू राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जितना छोटा राफ्ट आपको दिखाया जा रहा है इसमें एक व्यक्ति आसानी से तैरकर सुरक्षित जा सकता है। बम्बुओं की संख्या बढ़ाने से और आकार बढ़ाने से उसमें एक से अधिक व्यक्ति तैरकर सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। ट्यूब राफ्ट इसी तरीके से मोटरसाइकिल या कार की ट्यूब में हवा भरकर राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्यूब के आकार पर निर्भर करता है कि कितने व्यक्ति उसमें सुरक्षित तैर सकते हैं। जितनी आपको मोटरसाइकिल की ट्यूब दिखाई जा रही है इसमें एक व्यक्ति आसानी से सुरक्षित तैर सकता है। यदि आप कार की ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 2 व्यक्ति आसानी से तैरकर सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। मोटे थर्मोकोल को मजबूत कपड़े में सिलकर घरेलू इस्तेमाल के लिए लाइफ जैकेट बनाया जा सकता है, जो कि पेट और पीठ दोनों तरफ बांधकर आसानी से तैर सकते हैं। जैसे कि आपको ये पहन के दिखा रहे हैं कि कैसे एक हिस्सा पीठ की तरफ रहेगा और एक हिस्सा पेट की तरफ रहेगा। इस तरीके से आपका घर में बनाया हुआ थर्मोकोल से बनाया हुआ लाइफ जैकेट तैयार है, जिससे कि आप सुरक्षित स्थान पर तैरकर जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जवान के पास केले के तनों को बांध कर रखा हुआ है। आप 2 या 2 से अधिक केले के तनों को आपस में मजबूती से बांधकर केला राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आसानी से सुविधाजनक ढंग से एक से अधिक व्यक्ति तैरकर सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बच्चा गहरे पानी में डूब रहा है और एक तैराक उसकी तरफ उसको बचाने के लिए बढ़ रहा है। आप देखें कि किस तरीके से तैराक सुरक्षित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, किस तरीके से, जिससे कि बच्चे को बचाने के साथ साथ उसके जो पेट में पानी चला गया उसको भी निकाला जा सके, किस उस तरीके से कैसे बच्चे को पानी से बाहर लेके आता है। तैराक बच्चे को सुरक्षित तरीके से पकड़ता है, बाहर लाता है, पानी किनारे की तरफ लाता है और किनारे पे आने के बाद तैराक बच्चे को फायरमैन लिफ्ट के तरीके से कंधे पर रखता है। कंधे पर रखने का तात्पर्य यह होता है कि बच्चा इस तरीके से कंधे का दबाव जो पेट पर पड़ता है तो पेट में जो पानी गया हुआ तो बहुत सारा पानी वैसे ही निकल जाता है और उसके बाद बचा खुचा पानी बाहर आकर प्राथमिक उपचार देते समय उसका निकाल दिया जाता है। अभी आप देखें किस तरीके से कंधे पे पोजीशन बनाई हुई है बच्चे को, और तैराक लाते टाइम थोड़ा पैर पर दबाव देते हुए चलता है जिससे कि जो उसके पेट में पानी है वो निकलता जाए।
और अब इसको ले जाके प्राथमिक उपचार के लिए तैराक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डूबते व्यक्ति को जो पानी से निकाला गया, उसके पेट में काफ़ी पानी चला गया था, उसको पैर में दबाव देते हुए लाया जा रहा है कि कंधे की मदद से, कंधे के दबाव से उसके पेट के पानी निकल जाए। उसके बाद भी कुछ पानी उसके पेट में रह जाता है। उसको किस तरीके से निकाला जाता है इस प्रदर्शन के द्वारा देखें। पहले पीड़ित व्यक्ति को रिकवरी पोजीशन में लिटाया जाता है। रिकवरी पोजीशन का तरीका देखिए। उसको किसी एक दाहिने या बाएं साइड की तरफ मोड़ के लिटाया जाता है और सर के नीचे हाथ उसका खुद का टिका दिया जाता है। साथ ही ये पोजीशन जैसे देख रहे हैं, इसको रिकवरी पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन से इसके बाद बचाव कर्मी उसके पेट पर दबाव डालता है, उसके पैर को मोड़कर उसकी छाती की तरफ ले जाता है, जिससे कि उसके पेट पर दबाव पड़ता है और इस तरीके से पेट से जो बचा हुआ पानी और है वो निकलता जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि मुंह साइड में किया हुआ है और पेट में दबाव दिया जा रहा है। इससे जो उसके पेट में और पानी बचा हुआ है वो, इसके बाद ही कुछ पानी रह जाता है तो उसके पैरों को पकड़ कर ऊपर उठाया जाता है, जिससे कि केवल उसका कंधा और सर ज़मीन पर रह जाता है। साथ ही पूरा दबाव उसके मुंह की तरफ पर बनता है, तो जो पानी शेष बचा हुआ होता है और पेट में झटका दिया जाता है, जिससे कि पेट में बचा हुआ जो भी पानी है वो पानी अब इसके बाद बचाव कर्मी अपने नीलिंग इस तरह की पोजीशन बनाता है कि उसको पीड़ित व्यक्ति को अपने घुटने के ऊपर ले लेता है और पीठ से दबाव देता है। पीठ पे ऊपर की तरफ को दबाव देता है, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत पानी और बचा हुआ रह जाता है वो भी निकल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले भी उसके मुंह से पानी बचाव कर्मी ने निकाला है। अब इसके साथ ही बचाव कर्मी उसके पेट पे दबाव बना, दोनों हाथों से पेट पे दबाव बनाते हुए ऊपर की तरफ झटके से हल्के हल्के झटके देते हुए खींचता है कि जिससे थोड़ा बहुत भी पानी अगर उसके पेट में है तो वो भी निकल जाए। इसके बाद भी अगर कोई संभावना पानी की रह जाती है तो देगची या तसला लेकर पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल उस पर लिटा दिया जाता है और हल्के हल्के हाथ से उसके पीठ पर दबाव दिया जाता है। इससे पेट पर काफ़ी दबाव बनता है और जो पानी पेट में बचा शेष रह जाता है, कुछ भी पानी, वो भी पानी उसके मुंह के द्वारा निकल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बचाव कर्मी दोनों हाथों की जकड़ बनाते हुए उसके पेट में इस तरीके से दबाव दे रहे हैं कि अगर कुछ भी पानी शेष रह जाता है तो वो मुंह के द्वारा निकल जाए। अभी आप देख रहे हैं कि बाढ़ के दौरान या डूबने के बाद जब कोई व्यक्ति बेहोशी की हालत में या अर्धचेतनावस्था की हालत में इलाज के लिए लाया जाता है, तो इलाज देने से पूर्व जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो डूबे हुए व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा कैसे करते हैं ये आप देखिए। इनकी पल्स चेक की जा रही है पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू, और उससे पहले इनका स्टेथोस्कोप के द्वारा इनके हृदय गति को नापा गया, ब्लड प्रेशर की मशीन से और पल्स ऑक्सीमीटर से इनका शरीर का ब्लड प्रेशर और पल्स नापने की कार्रवाई की जा रही है। बाढ़ से डूबने के बाद व्यक्ति को हम सामान्यतः सबसे पहले पेट से पानी निकालने की कार्रवाई करते हैं। तदुपरांत व्यक्ति को अगर सांस लेने में और बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ करने में, कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अगर उसे सांस लेने में दिक्कत है या उसका पल्स धड़कन कम होते जा रहा है, तब हमें उसे तुरंत प्राथमिक उपचार देने की ज़रूरत पड़ती है।
अगर व्यक्ति अपना चेतना खो रहा है तो उसे सीपीआर की भी कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पल्स और धड़कन दोनों बंद होने के बाद कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशंस की कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर पल्स और धड़कन या दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, कायम है, व्यक्ति के शरीर में है, अवेलेबल है, तब हम उसे दूसरे मेथड्स के थ्रू उसकी प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। यहाँ ब्लड प्रेशर्स और पल्स चेक किया। ये एसडीआरएफ के कार्मिक ने चेक करके बताया कि ब्लड प्रेशर और पल्स नॉर्मल है। दिक्कत हो रहा है कुछ बात करने के दौरान सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, ठीक है। डूबे हुए व्यक्ति ने कार्मिक को बताया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसे ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया कई तरीक़ों से की जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा, नज़ल मास्क के द्वारा आप ऑक्सीजन लगाने की प्रक्रिया को देख रहे हैं। थोड़ा ये प्रक्रिया जटिल है और गांव में साधारण रूप से उपलब्ध नहीं होता है। ये कोई प्रशिक्षित कार्मिक ही कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सांस देने की और भी प्रक्रियाएं हैं। कृत्रिम सांस जो मुंह से मुंह के द्वारा या बैग वॉल्व मास्क के द्वारा दी जाती है। तो बैग वॉल्व मास्क और कृत्रिम मास्क का प्रदर्शन अभी आप देख लीजिए। ये ऑक्सीजन को हटा दीजिए और बैग वॉल्व मास्क के द्वारा ऑक्सीजन कैसे दी जाती है, इस प्रक्रिया को भी आप देख लीजिए। कृत्रिम सांस की प्रक्रिया अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, कोविड के खतरे के कारण हम उसका प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जो कि दूसरे एपिसोड में आपने सीपीआर की पूरी कार्रवाई को देखा होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर डूबे हुए व्यक्ति का पल्स और धड़कन सामान्य हो और अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो कृत्रिम सांस किस तरीक़ों से देते हैं। अभी आप यह देख रहे हैं कि बाढ़ के दौरान जब दीवार गिरने से या मकान गिरने से या पेड़ के गिरने से या किसी अन्य कारण से व्यक्ति के सर में चोट लगती है और सर में खून बह रहा होता है, उस समय में व्यक्ति को सर के खून को कैसे स्टेबलाइज करते हैं, कैसे खून को रोकते हैं, इस प्रक्रिया को हम आपको यहाँ पर एसडीआरएफ के कार्मिकों के द्वारा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा की इस कार्रवाई में सबसे पहले हम बीटाडाइन जैसे सॉल्यूशन से उसके सर को साफ़ करते हैं। रुई के द्वारा या गॉज के द्वारा उसे साफ़ किया जाता है। साफ़ करने से जो धूल कण या बैक्टीरिया उस जगह पे कटे फटे स्थान पर मौजूद होता है, जो बाद में घाव बन जाता है और फटे हुए जगह पे, कटे हुए जगह पर गंभीर जख्म के रूप में डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, उसे रोकता है। हम बीटाडाइन सॉल्यूशन से साफ़ करने के बाद कटे हुए जगह पर ज़ोर से प्रेशर देने के लिए वहाँ बैंडेजिंग करते हैं। बैंडेजिंग करने के लिए अगर आपके पास दर्शाया हुआ गॉज उपलब्ध नहीं है तो आप रुमाल, गमछा, मफलर या साड़ी का पल्लू, इस तरह का घरेलू संसाधन का उपयोग करते हुए सर को जोर से दबाएंगे और इस तरह से बांधने के बाद आप फटे हुए सर वाले व्यक्ति को सांत्वना भी देते रहेंगे। हमारा मकसद उनके खून को दबा करके रोकना है और इतना अधिक प्रेशर से रोकना है कि व्यक्ति 4 से 5 मिनट के बाद स्वतः ही खून व्यक्ति के शरीर में अपने आप रुक जाए। हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन के की मौजूद होती है, जिसकी मौजूदगी से ही शरीर से बाहर निकलते हुए खून को जमने की टेंडेंसी होती है। जब हम प्रेशर से उसके सर में बांधते हैं तो विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन की मदद से थक्का बन करके खून को जमा देता है और खून स्वतः ही रुक जाता है। ये था बैंडेजी के द्वारा और प्रेशर के द्वारा सर को हुए चोट लगने के उपरांत खून को रोकने का तरीका।
अभी आप देख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति बाढ़ के दौरान या अन्य किसी समय में अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? उसके प्राथमिक उपचार के लिए उसके पल्स को, नब्ज को हम टटोलेंगे, उसको परखेंगे। नब्ज का परखने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की पल्स अगर चल रही है और धड़कन अगर चल रही है, धड़कन पर भी हाथ रखेंगे, धड़कन और पल्स अगर चल रही है तो वो व्यक्ति जिंदा है और वो व्यक्ति को CPR देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पल्स और धड़कन नहीं चल रही है तो उसे CPR देने की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप देख रहे हैं कि उसके पाँव को 2 फीट तक उठाया है और उठाने के बाद में आसपास किसी भी चीज़ के सहारे से उसके पाँव को 2 फीट तक उठा के रखा जाता है। इस कारण से पाँव के तरफ का जो लोअर लिम्ब का रक्त है वो खून शरीर के अपर लिम्ब में चला जाता है। हम जानते हैं कि शरीर के मस्तिष्क में जब खून की कमी हो जाती है, किसी भी कारण से जब शरीर में खून कम मात्रा में मौजूद होता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो शरीर के ऊपरी पार्ट में, ब्रेन में, मस्तिष्क में खून को पहुंचाने के लिए यह एक प्राथमिक उपचार है। इस तरह आपने बच्चे कई बार स्कूलों में देखा होगा कि आपके जब आप पंक्तिबद्ध होकर खड़े होते हैं धूप में, जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं। बेहोशी के दौरान आपको इसी तरह से प्राथमिक उपचार देना है ताकि वो बच्चा तुरंत होश में आ जाए। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज आपने बाढ़ के दौरान नदियों में नाव दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में तथा पानी में डूबने से बचाव के संदर्भ में जाना, समझा और देखा। तो आप में से अभी बाढ़ का समय है और आप में से बहुत सारे बच्चे बाढ़ प्रबंध क्षेत्रों में भी रहते होंगे। आपके इलाके में ऐसी घटनाएं यदा कदा होती रहती होंगी। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको बहुत ही फ़ायदेमंद और लाभदायक रही होगी। तो चलिए, अब वक्त है क्विज का। तो हम लोग क्विज खेलेंगे, लेकिन आपको पता है क्विज का नियम क्या है? क्विज का नियम है कि आपको प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, उसके पश्चात उसके सही विकल्पों का चयन करना है। क्विज के पश्चात हम आपको एक गृह कार्य भी देते हैं, वह आपको इस सप्ताह करना भी है। तो क्या बच्चों, आप लोग तैयार हैं कॉपी और कलम के साथ? तो चलिए अब हम लोग क्विज प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, नाव दुर्घटना से बचने के लिए निम्न में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, ओवरलोडेड नाव पर नहीं बैठना चाहिए। दूसरा, बारिश के समय नाव पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हों उसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। चौथा, जर्जर टूटी फूटी नाव पर सवारी नहीं करनी चाहिए। और पांचवा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प, अर्थात उपरोक्त सभी। दूसरा सवाल, नावों का पंजीकरण निम्न में से किस विभाग या अथवा कार्यालय में होता है? इसके विकल्प हैं। पहला, आपदा प्रबंधन विभाग। दूसरा, नगर निगम, नगर परिषद। तीसरा, परिवहन विभाग। चौथा, अंचल कार्यालय। और पांचवा, शिक्षा विभाग। तो बच्चों, इसका सही जवाब है परिवहन विभाग, क्योंकि नावों का इस्तेमाल लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया जाता है, यानी कि यह परिवहन का काम करता है। तीसरा सवाल, नाव दुर्घटना से बचने के लिए नाव पर निम्न में से कौन कौन सी जरूरी सामान होने चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, लाइफ जैकेट, टॉर्च, रस्सी, बाल्टी, मग, प्लास्टिक शीट इत्यादि। दूसरा, कुर्सी, टेबल, बेंच इत्यादि। तीसरा, रेडियो, लाउडस्पीकर, माइक इत्यादि। चौथा, गैस सिलेंडर, स्टोव, लाइटर इत्यादि। तो बच्चों, इसका सही जवाब है पहला विकल्प, अर्थात नाव दुर्घटना से बचने के लिए नाव पर निम्न सामग्रियां होनी बहुत ही आवश्यक है, जिसमें लाइफ जैकेट, टॉर्च, रस्सी, बाल्टी, मग, प्लास्टिक शीट इत्यादि हों। चौथा सवाल, डूबने से बचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपके विकल्प हैं। लाइफ जैकेट एवं लाइफ बॉय। दूसरा, मछली मारने वाला जाल। तीसरा, लकड़ी का खंबा। चौथा, लोहे का पाइप। तो बच्चों, इसका सही जवाब है
लाइफ जैकेट एवं लाइफ बॉय। 5वां सवाल, नाव में लोड लाइन का क्या मतलब होता है? तो इसके विकल्प हैं, पहला, यह नाव की लंबाई दर्शाता है। दूसरा, यह नाव की चौड़ाई दर्शाता है। या तीसरा, यह नाव के ऊंचाई को दर्शाता है। चौथा, यह नाव में वजन के सापेक्ष गहराई को रेखांकित करता है। तो बच्चों इसका सही जवाब है चौथा विकल्प, अर्थात यह नाव में वजन के सापेक्ष गहराई को रेखांकित करता है। 6ठा सवाल, यदि आप तैरना नहीं जानते हैं तो किसी डूबते व्यक्ति को कैसे बचाएंगे? तो इसके विकल्प हैं, पहला, तुरंत पानी में कूदकर शोर मचाएंगे। दूसरा, स्वयं पानी में न जाकर सहायता के लिए शोर मचाएंगे। तीसरा, 101 नंबर पर फोन करेंगे। चौथा, चुपचाप तमाशा देखेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, आज आपने सीखा भी है। इसका सही जवाब है दूसरा विकल्प, अर्थात स्वयं पानी में न जाकर सहायता के लिए शोर मचाएंगे। बच्चों अभी तक हमने आपसे 6 सवाल पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का। आज आपने बाढ़ के दौरान नाव दुर्घटना एवं डूबने से बचाव के तरीकों के बारे में डिटेल में जाना। आपने एसडीआरएफ के द्वारा उसकी प्रक्रिया को देखा भी। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना है कि आज जो आपको जानकारी प्राप्त हुई इसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं तथा राफ्ट बनाने का अभ्यास करें, जिससे अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते होंगे तो उनको समय पर काम आ सके। तो बच्चों यह था आज का क्विज और गृह कार्य। अगले शनिवार को हम फिर से मिलेंगे एक नए क्विज और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। आज फिर से एक बार मैं आपके सामने हूं और हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी आप बाढ़ के संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लिए होंगे। बच्चों आप सभी जानते हैं कि बाढ़ के मौसम में, बाढ़ के दौरान अक्सर नाव दुर्घटनाएं एवं डूबने से मौतें होती रहती हैं। तो आज के इस सत्र में आपने बाढ़ से बचने के विभिन्न तरीकों एवं नाव दुर्घटना एवं डूबने से बचने के बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा। साथ ही आपने ये भी देखा कि किस तरह से एसडीआरएफ टीम के द्वारा किसी भी डूबे हुए व्यक्ति को विभिन्न तरीकों से बचाया जा सकता है एवं साथ ही उसको प्राथमिक उपचार किस तरह से दिया जाना चाहिए, ये भी आज आपने सीखा और देखा। बच्चों मुझे उम्मीद है आज के क्विज़ में आपको बहुत मज़ा आया होगा और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और उनके द्वारा जो भी होमवर्क दिया गया है वो आप अवश्य करेंगे। तो आज का ये पूरा सत्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं रोचक रहा। इसी उम्मीद से मैं ये आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आप अपने घरों में अपने परिजनों, भाई बहनों, दोस्तों को अवश्य बताएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अगले शनिवार को एक नए विषय पर बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आपसे फिर से मिलूँगी। उम्मीद है अगले शनिवार को सुबह 9 बजे डीडी बिहार चैनल पर आप इस कार्यक्रम को अवश्य देखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अगले शनिवार तक का मैं आपका इंतज़ार करती हूँ। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हमें घर पे ही रहना है और इस कोरोना के संक्रमण को दूर भगाना है। नमस्कार, धन्यवाद।